सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो किस कदर शफाफ होंगे। क्या पाकिस्तान की अवाम के साथ साथ पाकिस्तान से रहने वाले बाहर, क्योंकि हमने ये सुना है ऑब्वियसली और हर दफ़ा ये होता है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आते हैं, वो पूरे प्रोसेस को देखते हैं, जगह जगह विजिट करते हैं, उसके बाद उस इलेक्शन का कितनी एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर होती है और उसके अलावा दुनिया उस इलेक्शन को किस नज़र से देखती है। अब आज अगर आप बड़ी खबर से आगाज़ कर लें तो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ही है। उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने एक दफ़ा तहरीक इंसाफ को कि मैं एक ज़माने में उनको दिफा करता था, और इस तरह के बहुत बड़े नाम हैं जो तहरीक इंसाफ से जुड़े रहे और आज वो तरह तरह से या अलग हो गए हैं या वो अपना रास्ता उन्होंने जुदा करके अपनी पार्टी बना ली है, या फिर अब उनके लिए एक नया मसला खड़ा हो गया है कि जी इलेक्शंस कैसे लड़ें। तो बहुत सारे लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि और ये भी उन्होंने कहा कि जी हमारी ये बिल्कुल भी हमारी कोई ऐसी प्लानिंग या कोई हमारी ऐसी साजिश या स्कीम नहीं है कि एक जमात को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। इलेक्शन से जमात बाहर हो रही है, क्यों होगी, इस पर तो ज़ाहिर है हम बात करेंगे। आगे चल के मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी रविशों से, अपनी रवायतों से, अपने लड़ाई झगड़ों से, हुकूमत में आने के बाद एक पेज के फट जाने से कुछ सीखा है, नहीं सीखा। पाकिस्तान के इस वक्त बड़े गंभीर मसाइल हैं। पाकिस्तान की अवाम मईशत की महंगाई के बोझ तले दब रही है और लोग बहुत परेशान हैं। इस इलेक्शन पे सारी पाकिस्तान की नज़रें इसलिए हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि ये बड़े बड़े वादे करने के बाद क्या हम इन मामलात से निकल पड़ेंगे कि साइफर का क्या हुआ, उससे पहले एक ज़माने में मेमो गेट था, फिर डॉन लीक्स था। मतलब हमारी तो हिस्ट्री पड़ी है, OBL का मामला था, हज़ारों ऐसे कमीशन हैं जो कभी सीक्रेट तौर पर बने, उनकी रिपोर्ट्स कभी सामने आई और नहीं आई, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा, मुल्क यूँ ही चलता रहा। सवाल ये पैदा होता है कि मईशत के हवाले से कोई सीरियसनेस होगी या नहीं होगी, और तहरीक इंसाफ का क्या उनका मतलब लाएअमल क्या होगा। ज़ाहिर है कोर्ट्स जाने की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जितने नाम हैं उन सब ने अपने कागज़ जमा करा दिए हैं और अब जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी होगी, एक्सेप्टेंस होगी, रिजेक्शन होगी, जो भी होगा। इलेक्शन कमीशन का बहुत कम वक्त रह गया है और इलेक्शन बिल्कुल आप ये समझ लें कि जुम्मा 8 दिन और उसके बाद इलेक्शन ही हैं। जिस तरह तेज़ी से जिसकी रफ्तार से वक्त गुजरा है। महमूद मौलवी साहब सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन है और उसामा गाजी सीनियर एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। शाहिदा रहमानी साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं कर लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज साइफर के हवाले से हमने इसका साउंड बाइट भी लगाया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, एंड आई एम श्योर कि इसका कोई बैकग्राउंड होगा, बिकॉज देखें एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बड़े कामयाब दौरे किए, डिप्लोमेटिकली अपने आप को इंगेज किया, पाकिस्तान के हवाले से बात की और मुश्किल सवालों के दुनिया में जवाब भी दिए। और मुझे वो भी जवाब याद है जो तहरीक इंसाफ के हवाले से हुआ साइफर। इनफैक्ट एज अ फॉरेन मिनिस्टर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्होंने इस चीज़ का दिफा किया। अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसकी तहकीकात हो या नहीं हो, क्योंकि उस हवाले से आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी और फॉर्मर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए चेयरमैन पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की और दुनिया में जाकर कहीं पर भी पाकिस्तान के लिए कोई हजीमत का सामना नहीं करना पड़ा कि उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले किसी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऑफिस होल्डर के खिलाफ उन्होंने कोई बात की। और जब आपको याद होगा कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और हम इसे देख रहे हैं। इसी तरह हम अदालतों से हमेशा ये चाहते हैं कि जस्ट मेरिट के ऊपर जस्टिस होना चाहिए, हर एक के साथ हो, वो किसी भी पार्टी का हो। इसी तरह तमाम पॉलिटिकल जमातों में हम समझते हैं कि हर एक को बराबर के इक्वल राइट हैं, मसावी राइट हैं,
लिहाजा जो किसी को खास पार्टी को प्रायोरिटीज नहीं देनी चाहिए कि किसी की जमानतों पे जमानतें हों, कोई लाडला बन जाए। यही शिकायत हमारे 2018 में थी और यही 2013 के इलेक्शन में थी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया गया था। और उसी तरह आपको याद है कि उस वक्त यही सारी चीजें थी। 18 के इलेक्शन वो भी एक सवालिया निशान है, और किस तरह वो इलेक्शन हुए और किस तरह मैनेज हुए। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शंस भी एक सवालिया निशान होंगे? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टम से बाहर रखा जा रहा है, उनसे उनका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया है, और जाहिर सी बात है इलेक्शन अब इसको भी तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कह सकती ना। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती क्या है? हर सियासी मेरा सवाल मुकम्मल होने दे शाहिदा साहबा, हर सियासी जमात की लेवल प्लेइंग फील्ड का लेवल उनकी अपनी जात तक महदूद क्यों है? देखिए, जात तक महदूद नहीं है। अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीटीआई के लिए भी बात की कि, और ये आपको याद है जैस्मिन, पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई गई तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का वजूद अमल में आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान जो हमारे निशान होता था उसे छीना गया, तो फिर तीर आई। इस तरह के माजी में होते रहे। इंतहाई मैं समझती हूँ कि ये जो वाकयात हैं, इस तरह की चीजें पैदा करना पॉलिटिकल सियासी सिस्टम को जो है खत्म करने के लिए या अपनी मर्जी की पार्टीज को लाने के लिए कभी नहीं हम पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत की। आज भी हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इस तरह के निशानात को लेना, पार्टी को बैन करना, ये कोई मसले का हल नहीं है। असल चीज ये है कि जब आप जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को इक्वल राइट होने चाहिए, तो किसी को बेजा आप जितनी पाबंदी लगाएंगे वो चीज उतनी ही उभरती है। आपने को याद होगा कि पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था। पीपल्स पार्टी के नाम लेने वालों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता था या कोड़े लगाए जाते थे और इबरत का निशान बनाया जाता था कि कोई नाम ना ले। बहुत ही हमने बदतरीन हालात का सामना करके यहाँ तक पहुंचे, और आज अगर किसी और पीटीआई के साथ हो रहा है तो इसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि वो कहते हैं ना, लाइफ गोज इन अ फुल सर्कल, सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक बड़ी पुरानी कहावत है। आज आपके से पहले आपके साथ हुआ, फिर कल किसी और के साथ हुआ, परसों किसी और के साथ होगा, और फिर ये विशेष साइकिल चलती रहेगी। महमूद मौलवी साहब, और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कसूर नहीं होता, उनका बहुत हद तक अपना भी कसूर होता है, क्योंकि वो फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन चले, मतलब है वो क्या कसूर होता है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब इलेक्शंस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, या जो वादे किए गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जी स्पेशली पीएमएलएन को फैसिलिटेट करने के लिए या उनके लिए ज़्यादा मौका फराहम करने के लिए पीपल्स पार्टी इसकी बड़ी शिकायत करती रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही है, और अब एक निशान भी चला गया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब है उनका अगर कोई थोड़ा बहुत चांस भी था इलेक्शन से, तो अब हम ये समझे कि इस इलेक्शन से तो वो बाहर है, तो अब जो फील्ड है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और आईपीपी के पास है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो है मुकाबला पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और आईपीपी के दरमियान है। और मगर फिर भी मैं कहूँगा कि पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं, देखें वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनको लड़ना चाहिए। वो आज़ाद मतलब वो अपने आज़ाद उसके ऊपर लड़ेंगे। और अब इस वक्त देखें, अगर इसको आप देखा जाए ना, अभी अगर हम इलेक्शन प्रोसेस को डिले करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम इलेक्शन को जाने देते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि जी इसके ऊपर जो है लोगों को एतराज़ है। मगर अब इस वक्त जो है ये जो भी हो रहा है ना, ये एज पर बदकिस्मती से मैं कहूँगा एज पर कल्चर एंड नॉर्मल प्रैक्टिस हो रहा है। देखिए, पहले पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है, पीएमएलएन के साथ अभी हुआ था, ठीक है ना, सेनेट में। उस वक्त तो पीटीआई के लोग तालियां बजा रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। देखिए, ये उनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो तालियां बजा रहे थे और जो मिठाइयां बांट रहे थे। जब पीएमएलएन के साथ 2018 में जब वो लाडले थे, उन्होंने पूरा का पूरा स्वीप किया था, और यही चीज था कि पीएमएलएन के लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे थे, तब वो खुश थे। और वो मजा देखिए, जब जैसे करेंगे तो वैसे भरना, दुनिया का कहावत है, जैसे करोगे वैसे भरना तो पड़ेगा। अगर हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज आज भी बैठ जाएं और ये तय कर लें कि जी हमारे ये नॉर्म्स होंगे,
हम इस नॉर्म्स के होता यह है कि उस वक्त पीटीआई को जब कहते थे कि बैठ के बात करो, तो वो कहते थे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, हम अगर बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आज वो एस्टेब्लिशमेंट से क्या, आज तो वो कह रहे हम हर पार्टी से बात करने को तैयार हैं, मगर आज पार्टीज उनके साथ बात करने को तैयार है। मैं सारी पार्टी से कहूँगा कि आज भी अगर वो बात करने को तैयार है, उनके साथ बैठे, उनको समझाएं कि वो जो समझते हैं कि वो जो है कोई अजूबे जो है चीज़ है, और वो वाकई में वही एक लोग हैं जो कि पाक साफ हैं और फरिश्ते हैं, और बाकी सारी दुनिया जो है चोर इकट्ठे, ऐसा नहीं है। देखिए हकीकत क्या है, वो हमेशा ये समझते थे कि वो दुनिया में बुलंद तरीन आदमी मेरे ख्याल से वही हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं है, उनसे ज़्यादा काबिल आदमी नहीं है। ये हकीकत नहीं है। देखिए हम अब खामा में हम उलझे हुए हैं, साइफर केस में, दूसरे केसेस में। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की हकीकत, जो अब पाकिस्तान की आवाम की हकीकत और प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके बयानात उससे बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि उनकी अपनी मतलब है, उनकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो उसको मद्देनज़र रख के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। गुड टू सी यू उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया। दो दिस लाइन इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, गुड टू सी यू, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ उसामा मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि विदिन द एस्टैब्लिशमेंट और विदिन द जो करता धरता है पाकिस्तान के, उसके अंदर थोड़ी सी मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन पाई जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज स्टिल अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन PMLN या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके और उन इदारों के दरमियान एक मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आप इस पर तज्जिया करें। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अब एक नई ट्रेंड शुरू हो गया है कि आपकी मर्जी का फैसला ना आए ना, तो आपने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और आप बिलावरा कोर्ट्स की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते। मतलब आप एक ऐसी रवायत डाल रहे हैं कि अवाम का कोर्ट्स पे से एतबार ही उठ जाए। कल को पूरी अवाम निकल पड़ेगी कि जी हमें फैसला, ये हमें भी फैसला कबूल नहीं है, नहीं मानते, जाओ क्या करना है। बिल्कुल सही जैस्मीन, मैं आपकी दोनों बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ। जहां तक आपने वो गुड्डू सी बात की ना, अब तो मासूम का लफ्ज भी जो है वो बड़ा खतरनाक हो गया है, और ये जी मासूम क्यों कह दिया, जबकि सब जानते हैं, सबको पता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि ये कानून का एक उसूल बताया जाता है कि कोई भी शख्स जो है वो समझा जाएगा कि वो बेकसूर है जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात थी। लेकिन बहरहाल वही जस्टिस अतरम निल्ला साहब जो कभी तहरीक इंसाफ के निशाने पर होते थे, कभी अब नून लीग के निशाने पर है, तो ये आपने दुरुस्त कहा कि ये हमारा एक अलमिया बन गया है कि अगर हक में फैसला आए तो ठीक है, अगर खिलाफ आ जाए तो बस चढ़ दौड़ो, और कोई रास्ता नहीं होता, एक प्रेशराइज करने की कोशिश होती है। आपको याद होगा उमर बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो किस तरह आपने देखा JUI आई, उसमें नून लीग भी शामिल थी, जी हम धरना देने आए हैं, किस तरह दीवारें फैलानी है, गेट खोले गए और क्या कुछ हुआ। तो उससे पहले आप देखें वो कहते जी तहरीक इंसाफ भी तो ये करती थी। अब यही कुछ हो रहा है इस वक्त। जहां तक आपने बात की नून लीग की मुश्किलात की, तो वो बहुत ज्यादा है, कई किस्म की है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे जो नजर आती है वो है अवाम के लिहाज से। आप देखिए कि अब कोई सोच नहीं सकता था कि नून लीग को या मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को जरूरत पड़ेगी कि वो लाहौर से बाहर से भी जाकर इलेक्शन लड़ने का सोचेंगे, कि उनको अब लाहौर में भी वो कंफर्टेबल नहीं है। इन्होंने खुद सर्वेस करवाए हैं, और यहाँ पर इनको लग रहा है कि हमारी पोजीशन उस तरह मजबूत नहीं है, दूसरे शहरों में भी हमें चांस लेना पड़ेगा। ये हालात है। एक तो ये मियां साहब जब से आए हैं आप देखिए वो बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहे। उनका ख्याल है कि हमारी चूंकि बात हो गई है तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उधर से पैगाम आया है कि हमने डब्बे नहीं भरने आपके लिए, हम आपको सपोर्ट जितनी कर सकते थे कर रहे हैं, मजीद करेंगे, लेकिन डब्बे जाकर हमने नहीं भरने, वो आपने खुद भरवाने हैं। ये एक मसला उनके लिए है कि अवाम के लिहाज से अगर देखें तो वो पजीराई नहीं। दूसरा उनका मसला है विद इन पार्टी, कि अब अगर किसी को टिकट देते हैं तो दूसरा जाकर आजाद लड़ने का कह देता है। कई लोग इस तरह ऐलान कर चुके हैं, उनमें साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, मेहताब वसी, इसका जावेद अब्बासी रजिस्टर है, वो आजाद हैसियत में लड़ने की बात कर रहे हैं। और देखिए फिर तीसरी चीज ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए थे, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हों, चाहे मुनरिफ लोग हों, चाहे काफ लीग हो, शहबाज शरीफ साहब वादे कर चुके थे, कमिटमेंट्स दे चुके थे, जिसके तहत फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी होती है कि सबको एडजस्ट करना था इन्होंने। अब मियां साहब आकर एक दफा फिर गए हैं और वहां पर मामला खराब हो रहे हैं। ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला ठीक जा रहे हैं, ना काफ लीग के साथ। और ये भी खबर है कि आने वाले दिनों में शायद
महमूद मौलवी साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बतौर साफी खबर यह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बयान तो कम से कम जो है वो नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ देते हुए नजर आएंगे। नहीं, वो तो हमने उसामा देख लिया ना, बिकॉज जो कंटेस्ट कर रहे हैं आप, वो जो बड़े बड़े जो इनके जो लोग हैं कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आपने देख लिया होगा कि वो अगर कहीं इनका आपस में जोड़ तोड़ हो गया होता तो वो ऑब्वियसली आईपीपी के लोग उनके सामने, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जिस हल्के से मरियम नवाज साहिबा लड़ी है उधर से अलीम खान साहब भी लड़े, महमूद मौलवी साहब जो वादे किए गए थे आईपीपी से, जो अश्योरिटीज दी गई थी, उस हवाले से इस वक्त क्या कंसर्न्स है? कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई आप लोगों की, कोई आप लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया, और इस हवाले से हमने देखा कि आईपीपी हमें डिसअपॉइंटेड नजर आई पीएमएलएन के रवैये से। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आप कह रही ना हमें अकोमोडेट नहीं किया गया, ये मैं स्टेटमेंट को जरा चेंज कर देता हूँ। हमने अकोमोडेट नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है। हमारे पास 40 से 50 जो है इलेक्टेबल्स हैं पंजाब में। अगर हम 40 से 50 इलेक्टेबल्स को के साथ आए हैं, हम उनको कैसे बिठा सकते हैं? उसकी वजह ये कि ये दोनों के लिए पोजीशन सही नहीं है। अगर हमारे पास जिन्होंने ज्वाइन किया एमपीएस एमएनएस जो पीटीआई से, हम उनको कहेंगे जी आप सीट छोड़ दो तो वो हमारी पार्टी छोड़ देंगे। अगर पीएमएलएन अपने 50 कैंडिडेट्स को कहते हैं कि जी हमें जगह दे, तो उनके लिए मुसीबत। तो ये एक चीज बन ही नहीं रही थी। ये अगर ये समझ रहे थे कि 2-4 सीटें होती हैं जहाँ एडजस्टमेंट होता है। देखिए, एमक्यूएम के साथ 2 सीटों में तो कराची में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, एडजस्टमेंट कोई भी नहीं कर सकता। एडजस्टमेंट उस वक्त होती है जब जो है इक्वल लेवल पे अगर आदमी, और उन्होंने कहा जी 2 आदमी 3 आदमी में तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, 4 आदमी में हो जाएगी। ये तो आप किसी भी पार्टी को नहीं कह सकते कि जी आप ये कैंडिडेट्स बिठा दें। अच्छा महमूद मौलवी साहब, सॉरी, वेरी इंटरेस्टिंगली सर, कथा कलामी माफ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंगली कि जहां से शहबाज शरीफ साहब कराची में लड़े हैं, वहां से मुस्तफा कमाल साहब भी लड़े। ये लोग तो कह रहे थे कि ये लोग पीपीपी के खिलाफ पूरा मुहाज बना के इकट्ठे लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी को सिंध से फारिग करा देंगे, बल्कि कराची से। देखिए, यही तो मैं कहता हूँ ना, ये सिर्फ बदकिस्मती है कि पॉलिटिशियंस का, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलते कुछ है और होता कुछ है। देखिए ना, ये आप मुझे बताएं ना, मैं उस वक्त से पिछले 1 महीने से अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत से चैनल्स पे कह चुका हूँ कि ये साथ रख सकेंगे। उसकी वजह ये कि फीजिबल नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि होगा ये, कोई भी पार्टी जो है क्लीन एंड क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी। अच्छा, क्योंकि पंजाब में इट हैज टू बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। इट हैज़ टू बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। हमें इस वक्त अली गौहर साहब ने ज्वाइन किया पीएमएलएन से। अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारे सवाल उठे हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आ रही। एक तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से लग रहा है कि जैसे आईपीपी के साथ भी कोई बात नहीं बन सकी, और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक कराची में इत्तेहाद करने जा रहे थे, बल्कि आपने अनाउंस कर दिया था, तो यहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी क्या कोई बात नहीं बनती नजर आ रही, या पीएमएल इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कह रही है कि जी हमने अलग लड़ना है और हम स्वीप कर जाएंगे, जबकि इत्तलात ये आ रही हैं कि आपके इंटरनल सर्वेज ये बता रहे हैं कि वो शायद पॉपुलैरिटी नहीं है पीडीएम की गवर्नमेंट में इसको रूल करने के बाद फॉरेन इलेक्शन में जाना, जो अपोजिशन में होने के बाद आपकी हो सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, देखें, एक बात तो ये है कि अगर आप ये कहें कि किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही जी, तो हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमने किसी के साथ एडजस्टमेंट करनी है। ठीक, हम चाहे कराची हो, चाहे सिंध में या केपीके में, हम बासियत पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन जमा करवा दी है। ये आपस में पॉलिटिकल पार्टी की बामी मुशावरत कुछ पार्टी की चल रही है जी। अगर उसमें एडजस्टमेंट हो जाए तो वो ठीक है, अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी वो मरहला फाइनल नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए तमाम पॉलिटिकल, ये तो नहीं हो सकता ना कि अभी ये भी नहीं पता कि लाइक एक सीट है वहां पर पीएमएलएन एमक्यूएम के हक में विड्रा करेगी या एमक्यूएम पीएमएलएन के हक में विड्रा करेगी, तो एप्लीकेशन तो कैंडिडेट्स ने देनी है। एप्लीकेशन के बाद जब इलेक्शन के प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर हो सकता है, ज्यादा चांसेस यही हैं कि एमक्यूएम और पीएमएलएन के जो है वो सिंध में इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन अभी वो फाइनल मराहल में नहीं पहुंची बात।
अच्छा, वो फाइनल मराहल में नहीं पहुंची। अच्छा, इतने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं नज़र आ रहे, जैसे कि यू नो लाइक मुझे 2018-19 के इलेक्शंस याद है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 13-14, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्टिव थे, हर रोज़ जलसे मीटिंग्स हो रही है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उस लेवल की हाइप नज़र नहीं आ रही इस दफ़ा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है अली गौहर साहब? देखिए, 2018 में तो हमारी क़यादत को जेलों में बंद कर दिया गया था, झूठे मुकदमात बना दिए गए थे, अदालतों से हमारे खिलाफ जिस तरह से फैसले करवाए, जिस तरह से उस वक्त जिसकी वीडियोज आई, ऑडियोज आई, वो भी पूरी कौम ने सुनी। फिर जिस तरह से आरटीआई सिस्टम बंद किया गया, जिस तरह से हमारी पार्टी से जबरदस्ती पीटीआई के टिकट दिलवाए गए और दूसरी पार्टियों में जो है उनको धकेला गया, तो वो तो किसी ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक ये 2024 के इलेक्शन का है, तो हमारी पार्टी फुल्ली, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब आए हैं, पूरे पाकिस्तान की अवाम ने जो है वो मीनार पाकिस्तान पे उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है और बड़ा जोश व जज्बा है PMLN के कैंडिडेट्स में भी और कारकुनान में भी। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अभी आपको पता है कि सारे कैंडिडेट्स जो है वो एप्लीकेशन के मराहल से गुजर रहे हैं, तो इसके बाद बाकायदा शेड्यूल जारी होगा और नवाज शरीफ साहब की हमारी कोशिश है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जलसा करें और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा का शेड्यूल होगा, शहबाज शरीफ साहब का। तो आप ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर ये स्केड्यूल जारी होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। शाहिदा रहमानी साहिबा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तैयार हैं, मतलब पीपल्स पार्टी को तो मैं देख रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आई थिंक बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग भी की है, वो भी की है, दूसरी तरफ मरियम साहिबा कर रही हैं। तो मतलब पीपल्स पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है? आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में वो जोश और वलवला है, या इस दफ़ा आपको लगता है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं तो वो जोश और वलवला ना पॉलिटिकल पार्टीज में है, या शायद उनमें तो होगा या अवाम में नहीं है? नहीं जैस्मिन, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, इलेक्शन की तैयारी 5 सालों से शुरू हो जाती है। जब आप एक इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद या हारते हैं तो उसके बाद आपकी नई से तैयारियां शुरू होती और 5 साल तमाम पॉलिटिकल जमातें अपनी तैयारी करती हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे 1 से, जब अभी गवर्नमेंट खत्म भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने खदशात का इजहार किया था कि हम फौरी तौर पे इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया जाए जैसे ही असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है। और उसके बाद से मुस्तकिल हमारा तकाजा था, हमारी 2 से 3 CEC की मीटिंग्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, हमने इलेक्शन कमीशन गए और हमने हर उस दरवाजे खटखटाया कि जहां से हमें इंसाफ मिले, हमें नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान को इंसाफ मिले। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से तमाम इदारों के साथ अवाम में गई, क्योंकि इलेक्शन आप अवाम की मदद से जीतते हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम होती है और हमारा हमेशा से ये यकीन है। और आपने देखा कि चेयरमैन साहब गुज़िश्ता जब से असेंबलीज की मुद्दत कंप्लीट हुई है वो अवाम से अपनी राब्ता मुहिम, दरकर कन्वेंशन मुस्तकिल करते रहे। सूबा सिंध में किया, फिर KP में किया, बलूचिस्तान में भी जारी और अब पंजाब में भी है। तो आप देख रहे हैं कि यही वो तरीका होता है, आप अवाम में जाते हैं अपनी मैनिफेस्टो के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ और अवाम आपको मुंतखब करते। कभी कोई पार्टी ये सोच के इलेक्शन में नहीं उतरती कि उसे इलेक्शन हारना है, हमेशा जीतने के लिए उतरते हैं। अब ये अवाम का रिस्पॉन्स होता है। मैं समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल जमात, PTI पे तो आप देख रहे हैं कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितनी कतगने हैं, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे दूसरी कोई जमात जो है अवाम में नहीं जा रही। ये बड़ा तशवीशनाक अमल है। हमें किसी और दरवाजे को नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ आपको लगता है शाहिदा साहिबा के अवाम में जाने के बजाय और दरवाजे देखे जा रहे हैं, मतलब नजरें किसी और तरफ है कि जी कितनी मदद आएगी, लेकिन वहां से मदद की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। जैसे उसामा ने कहा है कि डब्बे नहीं भरेंगे। वो इलेक्टेबल्स को देखा जा रहा है, इलेक्टेबल पार्टीज को देखा जा रहा है, उनसे जोड़ तोड़ की जा रही है, अवाम में नहीं जा रहे। आप वो जो साबिक MNA थे वो किसी भी अंदाज से आए, साबिक पार्लियामेंटेरियन MP हो, MNA हो, सेनेटर, किसी भी अंदाज से आप अवाम का रुझान देखें, अवाम में जाना होगा। इलेक्टेबल्स की सियासत को खत्म करके आपने अवाम में जाना होगा। हाँ, अगर आपकी पार्टी में कोई आना चाहते हैं, लेकिन आप सीट एडजस्टमेंट करके अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा देखेंगे, क्योंकि आपने तो अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो आइडियोलॉजी के साथ जाना है। अवाम को आप मैसेज देंगे। अगर कल तक एक पार्टी को आप गालियां देते रहे, दूसरे को बुरा भला कहते रहे और फिर जब आप
जॉइंट इत्तेहाद करके जाते हैं तो अवाम में वो महमूद मौलवी साहब, वो जोश और वलवला है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर? मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैम आई कम, शाहिदा साहब वापस आऊंगी आपकी तरफ। महमूद मौलवी साहब, आप कमेंट करना चाहते हैं? बिकॉज आई थिंक यू वांट टू, यू हैव अ कमिटमेंट। जी, मतलब वो जोश और वलवला है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो 2013 या 18 वाला माहौल मुझे नहीं नजर आ रहा। मतलब मुझे वो पल्स, वो नहीं फील नहीं हो रही कि भाई बहुत गर्म जोशी है और आवाम भी बल्ले बल्ले करी है कि जी इलेक्शंस आने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पार्टीज में तो जोश और वलवला है, मगर अवाम जो लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी वजह कि अब जो है अवाम देख रहे हैं कि जी हमें बेसिकली हम तो पिसते ही चले जा रहे हैं, ये सियासी नारों से और इनसे हमारा पेट नहीं भर रहा है। देखिए, अवाम को महंगाई का इशू है, अवाम को अपने बिजली का इशू है, अवाम को गैस का इशू है। अवाम इज नॉट इंटरेस्टेड कि जी साइफर का लेटर किसने दिया और फलाना जो है उसका किसने बतोशा खाना से किसने घड़ी लिया। देखिए, उनका इंटरेस्ट अपने रोजमर्रा की जिंदगी से, उनका क्या इंटरेस्ट है कि करोड़ों रुपए की घड़ी किसने ली और किसने बेची। उनको तो ये भी नहीं पता कि साइफर होता क्या है। वो कहते हैं कि जी आटे की कीमत कम करो, गोश्त की कीमत कम करो, दूध की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, गैस की कीमत कम करो। उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन हो या कुछ सिलेक्शन हो, जो भी हो हमारे लिए बेहतर हो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि जी हम जो है नारेबाजी से अब थक गए लोग, क्योंकि पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि लोग सिर्फ नारे लगा रहे हैं और डिलीवर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो महमूद मौलवी साहब, आप कैसा टर्न आउट देख रहे हैं इस इलेक्शन में? मैं टर्नआउट को बहुत लो देख रहा हूँ। टर्नआउट को उसकी वजह यह है कि देखें, आप लोगों ने ये भी देख लिया ना कि पीटीआई आई थी कि हम चेंज करेंगे 3.5 साल में क्या चेंज किया उन्होंने भी कुछ नहीं चेंज किया। पीपल्स पार्टी भी जो 20 साल से यही कह रही है, पीएमएल भी 20 साल से यही कह रही है। हम आज भी बात कर रहे हैं कि रोड बनाएंगे, बिजली की बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल चीजें, जरूरत जिंदगी है। हम आज भी हमें आगे की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट्स क्या कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे। हम लोगों को यही मदारी का खेल बात कर रहे हैं। आज भी 20 साल के बाद हम वो गटर की बात कर रहे हैं, गटर लाइन सीख करेंगे। ये तो नॉर्मल बल्दियाती काम है। एमएनए एमपीए खड़े होकर बात कर रहे हैं कि जी मैं आपके रोड बना दूंगा और गटर बना दूंगा। ये हम दुनिया आगे जा रही है और हम अभी तक यही खड़े हैं। नहीं, मुझे लगता है हम थोड़ा पीछे चले गए हैं। हम वहां भी नहीं खड़े जहां हम खड़े थे। उसामा, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो अब मामला चल चुका है इसका निकलने का, महमूद मौलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उसामा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो मामला चल निकला है, ये उनसे जो इंतखाबी निशान वापस लेने का, इसके बाद मतलब है क्या आप देखते हैं इलेक्शन में उनका मतलब वो ऑब्वियसली कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट से कब तक फैसला मुतवक्के है, कैसा फैसला होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर अगर ये आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं या फिर इनको कोई और सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं, तो ये क्या इलेक्शन प्रोसेस से बस इनको मैं समझूं कि ये बाहर हो चुके हैं या अभी भी कुछ गेम चेंज हो सकती है? जैस्मीन, अभी तो मुश्किलात बढ़नी है तहरीक इंसाफ के लिए मजीद। ये अभी सिर्फ पहला मरला था जो चीना झपटी की नजर हो गया, और अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खौफजदा होकर परेशान होकर आ ही नहीं सके। हालात ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स खुद लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन का लाहौर का, वो लिख रहा है, अकेला नहीं कई और लोग लिख रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब यहाँ पर पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हमारे नहीं सुन रहे हैं। उनको हमने टेलीफोनिकली भी लिख कर भी कहा है कि हमें हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा। शिकायतें बहुत ज्यादा है, यानी लोगों को कागजात नामजदगी के लिए आने में मुश्किलात है, वुकला की पकड़ दकड़ सब कुछ है, तो वो लिख के दे रहे हैं। ये तो अभी आगाज है, अभी स्क्रूटनी होनी है, पर ऐसे एतराजात आएंगे कि इंसान हैरान हो जाएगा। फिर जहां तक बल्ले का निशान है, वो ज्यादा चांसेस यही है कि अदालत से मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि हुआ ये कि शायद इलेक्शन कमीशन का प्लान ये था कि आखिर तक इसको लेकर जाना था, फैसला उसी तरह महफूज करना था जिस तरह आपने पहले देखा कि इलेक्शन के सही है नहीं सही, वो 70 दिन तक फैसला ही नहीं आ सका था। फिर अचानक आया, फिर 20 दिन मिले, उससे पहले उन्होंने फैसला दे दिया, फिर महफूज कर लिया। तो वो पेशावर हाई कोर्ट जो है उसकी तरफ से आ गया कि आप 22 दिसंबर तक ये फैसला सुनाएं। अब उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया। अब इनके पास चांस है, अदालत जा सकते हैं, ज्यादा इम्कानात हैं कि बल्ले का निशान शायद वापस मिल जाए कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ना हो। सुप्रीम कोर्ट की भी अहकामात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मगर वो भी नहीं हो सकी। तो इस लिहाज से तो मुश्किलात आगे बढ़ेंगी तरीके इंसाफ के लिए अभी, और अदालत से जाहिर हमको रिलीफ मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने ऊपर ले लिया है
एक चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कह के काजी फैसल साहब ने जिस तरह कहा जी 8 को हर सूरत होंगे, फिर वो जाने से पहले जिस तरह पाबंद कर गए कि जी कोई अदालत कुछ नहीं और देखेगी, सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर जिम्मेदारी एक तरह से ले ली है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। उसके बाद अभी हाल ही में फिर डायरेक्शन आ गई सुप्रीम कोर्ट की, जब ये साइफर वाली जमानत हुई है कि साथ ही कह दिया इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे। अब जब ये लेटर्स आ गए हैं तो ये सबूत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे अभी तक, तो प्री पोल तौर पर हम ये कह सकते हैं। और ये भी एविडेंस अब सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और उन्हें तौहीन अदालत से बचने के लिए भी ये रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ये लिख दिया है कि जनाब हम तो देखिए बता रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। दूसरे मैं चीज एक मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ, महमूद मौलवी साहब जो बात फरमा रहे हैं वो बिल्कुल उनकी पार्टी के लिहाज से ज़ाहिर है, वो खुद पार्टी में है इस्तेकाम पाकिस्तान 50-52 पर। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि देखिए चाहे JUI हो, जितनी दीगर जमातें हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट जब हो रही है तो ये नहीं हो रहा कि वो उनके 100 कैंडिडेट हैं, 100 के 100 पर वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं। अब आप नोट कीजिए इनका एक और राउंड हुआ है, वो फिर नाकाम हो गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कुछ अपनी फहरिस्त कम भी की, नून लीग ने वो भी नहीं मानी। देखिए सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि यानी सारों ने कोई इत्तेहाद कर लिया है। आप 5 पर कर लें, आप 10 सीटों पर कर लें, 50 लोग हैं आपके, आप 40 पर अलग अलग एक दूसरे का मुकाबला करें। 10 पर सीट एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन इनका तो वो भी नहीं हो पा रहा। यहां तक मामला खराब है। इसी तरह काफ लीग का कि चले आप 1 पर कर लें, अब डिमांड ज्यादा है, उधर से कुछ जवाब नहीं हो रहा, तो ये खराबी जो है ये आने वाले दिनों में आप देखेंगी और इससे मसाइल जो है वो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त ये जमातें इनके लिए भी बढ़े। अच्छा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही थी, उस वक्त मैं और उसामा ये बात कर रहे थे कि मतलब है अगर मनपसंद फैसले आते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि जी उस पार्टी ने ऐसा कर दिया, उस पार्टी ने ऐसा कर दिया। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग है, अवाम में इतना मतलब इतना इंग्रेस है, सालों साल की सियासी तरबियत है, ये इदारों से तसादम का सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं करते? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं कि धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ गई, पीपल्स पार्टी की भी, PMLN की भी। उससे पहले यही तमाशा तहरीक इंसाफ लगा लेती थी, अब वो उन्होंने ख़त्म किया, पहले PMLN ये मतलब है। ये इससे क्या मिलता है मुझे समझ में नहीं आती। ये किस किस्म की तरबियत करते हैं आप लोग आवाम की? देखिए जैस्मीन, मैं नहीं समझती, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इदारों का एहतराम किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्दा गुनाह में हैंग कर दिया जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी ने अदालत पे हमला किया या अपने वर्कर्स को कहा? इसी तरह जब बीबी को शहीद किया जाता है, वर्कर्स में गुस्सा इस्तिराब नजर आता है, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत बढ़ के पाकिस्तान कपे का नारा लगाती। इसी तरह हमारे खिलाफ मुस्तकिल फैसला है, एक जुम्बिश कलम जो है आपने देखा कि यूसुफ गिलानी साहब को घर भेज दिया गया, तो क्या हमने अदालतों पे हमला किया? हमने कभी ये नहीं कहा। हमने अदालतों के फैसलों का एहतराम किया, हाँ कानूनी तरीक़ेकार को अपनाया और उसके थ्रू गए। जैसे कि आपने देखा कि हमने रेफरेंस दायर किया, चाहे उसकी आवाज देर से सुनी गई और उस पर आज जो है वो कार्रवाई शुरू है। इसी तरीके से मैं ये समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। जिस तरह बीबी शहीद ने मीसाकी जमहूरियत किया। जी मैं शाहिदा रहमानी साहिबा ये सारी ज्यादा ये सारी बातें तो हमें पता है। बीबी के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की, उसके बावजूद वो बैठी, लेकिन जैसे ही शहादत हुई और फिर गवर्नमेंट बनती है तो वो फिर काला कोट पहन के कोर्ट चले आते हैं, इसको गिराना उसको करना। फिर बीबी की आपने देखा कि उसके बाद जो है जो अच्छा ये बताएं शाहिदा रहमानी साहिबा, आज एक और बात बताएं आप, ये बताएं चले काला कोट पहन के वो मेमो गेट वाली बात आपने मुझे याद दिला दी कि उस पर जाहिर है आपकी हुकूमत के खिलाफ चले गए मियाँ साहब, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको लगता है कि अब सीख चुके हैं, अब नहीं होंगी ऐसी बातें, अब ना डॉन लीक्स होगी, ना मेमो गेट होगा, ना साइफर होगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब किसी इदारे से कोई तसादम नहीं होगा। जैस्मीन 2008 से 13 तक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत से थी, लेकिन हमने कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, किसी को सियासी कैदी नहीं बनाया और तमाम जमातों के वो तो ठीक है, मैं कह रही हूँ बाकी सियासी जमातें भी सीख गई हैं या नहीं, सबको मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इस पर ना यकीन रखती है और ना करती है। हमने अपने अमल से करके दिखाया। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये पीपल्स पार्टी का तो मुझे पता है, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप इतना ज्यादा माशाल्लाह सेनेट में, असेंबली में टाइम दे चुकी हैं, आपको लगता है कि बाकी सियासी जमातें भी अब ये सीख चुकी हैं या नहीं? अब भी एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई कहानी घड़ के वार करके और असेंबली को फारिग करने की कोई तैयारी करनी होगी?
देखिए, ये तो उनका आगे का अमल बताएगा, जो कि अभी नजर नहीं आया। जब आपने देखा पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी वो समझते थे कि हम हमेशा इख्तिदार में रहेंगे। नून लीग की गवर्नमेंट थी तो वो ये समझते थे हम हमेशा इख्तिदार में रहेंगे। उन्होंने फिर उसी तरह के झूठे मुकदमात बनाए दीगर पार्टी के खिलाफ, इन्होंने बनाए। तो मैं समझती हूँ कि अब बहुत हो चुका है, अब सबको सीख लेना चाहिए। अब सीख लेना चाहिए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से, उनसे भी जरा। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जरा सिनेरियो बताइएगा, अब क्या डिसाइड कर रही है तहरीक इंसाफ? केपी में एक पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है, वहाँ पे क्या पोजीशन होगी आपकी? ये निशान चला गया है, चलिए ये तो थोड़ा बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि ये शायद कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगी। मतलब है पहले हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या फैसले कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए? इलेक्शन तो सर पर है। देखिए, फैसला हमारा हो चुका है, हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई भी हर बार हमें इलेक्शन से नहीं रोक सकता। ये पाकिस्तान हम सबका है, हम बनाना भी हमने, इसको रखना भी हमने, कायम भी रखना है और लोगों को रिलीफ भी देना है। इस वक्त लोग परेशान है। आप देखें, निगरान हुकूमत आई, उसके पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत रही। जो सूरत हाल इस मुल्क की बनी है, अब जाहिर है उन्हीं लोगों के लिए राहमार की जाने की कोशिश हो रही है। अब नवाज शरीफ, इससे पहले उसके खिलाफ क्या क्या केसेस थे, अब सारे खत्म हो गए, अब उसको लाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुल्क इस वक्त बहुत संगीन बहरानों का शिकार है और इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया और अब जो है ना, जो लोग बाहर रह गए उनको इलेक्शन में दुश्वारियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। दूसरा देखिए, पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से बड़ा अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, उसके ऑफिस के सामने लोगों से पर्चे छीने जा रहे हैं। और ये जो सूरत हाल थी, मेरे ख्याल से यहाँ तक बस होनी चाहिए। और हम सारे, कोई गद्दार नहीं है, कोई वो नहीं है, सारे मुहब्बे वतन लोग हैं, सारे अपने इदारों के साथ हैं। सब आपकी पार्टी कितनी मुस्तकिल है? शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये सारे वकील क्यों आ गए आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल फेसेस है, चले कुछ ने छोड़ दिया, कुछ अंडरग्राउंड चले गए, कुछ ने मारे खाई, कुछ जो एक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की सियासी जमातों की आपस में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर ये मामलात होते हैं। लेकिन ये लॉयर्स कहाँ से सारे आ गए? बाकी सारे लोग कहाँ गए आपकी पार्टी के? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लॉयर भी हमारे साथ खड़े हैं और उनको ये समझ आ रही है कि इस पार्टी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, लोगों के साथ, वर्करों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो खड़े हैं तो देखिए, लीडरशिप भी है, लेकिन आपको पता है कि हर बंदे के खिलाफ कितने मुकदमात हैं। ठीक है, आप सोचिए जरा, जो हमारे सूबाई सदर है वो जाहिर अंडरग्राउंड है, जितने मुकदमात उसके ऊपर हैं। इसी तरह हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी को देखें तो ये मुकदमात है और इनका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब बस होना चाहिए, जो कुछ इन्होंने करना था, अब मेरे ख्याल से इतना काफी था। अब जो है ना, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन आ गया है सर के ऊपर, ये इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा बाइस नजर आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, जो भी है, हम इलेक्शन के लिए फिर भी तैयार है, हम नहीं भागेंगे इंशाल्लाह ताला। हार जीत ये तो होती रहती है इसमें, और जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है। बेशक जो कुछ हो रहा है ये इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, क्या फैसला किया पार्टी ने? देखिए, हमारे पास और क्या रास्ता रह गया है, अदालतों का रास्ता ही रह गया। मैं सलूट पेश करता हूँ अदालतों को कि उन्होंने अच्छे फैसले भी किए हैं, कुछ स्लो किए हैं, लेकिन कर रही है। जाहिर है हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन रह भी नहीं किया। और आपने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की बात की, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है कहाँ पर? ये परवेज खटक साहब चला रहे हैं ना आपकी पार्टी, आपकी परवेज खटक साहब चला रहे हैं, जलसे वलसे कर रहे हैं, लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं ना केपी में। जलसे नहीं कर रहे, जलसियां कर रहे हैं, ये पता है ना। जो भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। देखिए, बड़ा जलसा होता है ना, वो हमारा छुप छुपा के जो वर्कर कन्वेंशन होता है ना, वो उसके बराबर भी नहीं होता है। देखिए, ये सारी चीजें मैं फिर भी कहता हूँ, ठीक है, उनका हक है, उन्होंने बना लिया, अब उनको छोड़ देना, मुकाबला के लिए छोड़ दिया जाए ना। ठीक है, क्या फ्यूचर में आपको नजर आ रहा है? परवेज खटक साहब के पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? कुछ है उनका कोई चांस या नहीं है? सर, ग्राउंड पे तो हमें नजर नहीं आ रहा है वो। ठीक, ये सिर्फ हम कभी कभी फेसबुकों पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कि ऐसी कोई जमात बनी भी है। बाकी तो ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। आप आके सर्वे करा ले, पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये हर एक का हक है और ये हक तस्लीम कर लेना चाहिए सबको कि जो जिस पार्टी
लेकिन इलेक्शन फेयर एंड फ्री इसलिए होना चाहिए कि बस हो गया है, पाकिस्तान को जो नुकसान देना था सबने मिलकर दे दिया है, अब इसको ऊपर ले जाना है, पाकिस्तान खाना है, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, सारे वसाइल मौजूद है, मादनियात है, तेल है, पानी है। बस ये आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कुछ सोचा जा सकता है। तो लड़ाई झगड़े देखिए, लड़ाई झगड़े तो तब खत्म होंगे जब आप आवाम के पास जाएंगे, बार बार जाए आवाम के पास, लेकिन आवाम के पास जाए, आवाम के पास जाए। सर काश ये बहुत पहले आपने सीख लिया होता, लेकिन चले अब पता नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने सीखा ही नहीं। मैं लास्ट कमेंट अली गौहर साहब से ले रही हूँ और उसके बाद उसामा यू विल रैप अप। मैं कुछ इलेक्शन के हवाले से पूछना चाह रही थी। मुझे बताइएगा अली गौहर साहब, ये जो तासर है ये कब जायल होगा? कि पहले कहा जा रहा था कि वो एक लाडला था, बोला उस लाडले को से फारिग हो गए तो एक और, मतलब ये समझ में आ रहा है कि शायद नजरें कहीं और हैं, आवाम पर नहीं है वोट के लिए है। अली गौहर साहब जी जी देखें, बात ये है कि बड़ी हैरानगी हो रही थी मुझे बातें सुन के कि जिस तरह से अभी आपके प्रोग्राम में मुझसे पहले यूसुफ ज़ोई साहब बातें कर रहे थे, मतलब ये है कि जो जिस तरह से आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, जिस तरह से लोगों को पार्टियों से निकाल के दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल किया गया, जिस तरह से अदालतों के जरिए झूठे फैसले सुनाए गए, जिस तरह से मतलब है कि पूरे सिस्टम को सोबताज किया गया। मुझे ये बताएं कि जब पिछले 2018 के इलेक्शन हुए थे, उसमें उस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब थे, जो 2002 के इलेक्शन हुए थे उसमें नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में थे। हाँ, ठीक है, नहीं थे, आप सही कह रहे हैं, नहीं थे, ठीक है। जब 2013 के अलावा 2008 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें नवाज शरीफ साहब थे। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि इनको ये किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। कम अज कम अगर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जरिए इक़्तिदार में आए होते तो आज पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर तबाह हुआ वो पाकिस्तान ना आवाम के सामने। ठीक, ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। आज भी ये अमन की बात करते हैं, कहते छोटा मुझे ये बताएं कि वाकयात जहाँ से शुरू हुए थे धरनों से, अल्टीमेटली उसका अंजाम क्या हुआ? 9 मई जैसे वाकयात हुए। और जिस वक्त चेयरमैन, साबिक चेयरमैन पीटीआई जो है जब अदालत में गिरफ्तार होकर बैठे हुए थे, उधर से भी धमकियां लगा रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ऐसा होगा। कौन सी पॉलिटिकल ये तरीका या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मतलब है कि जिनकी लीडरशिप गिरफ्तारियां नहीं हुई, जिन्होंने मुश्किल वक्त का मुकाबला नहीं किया। कभी ये तो डे 1 से लड़ ले, कभी ये पीटीवी पर हमला करते हैं, कभी ये सुप्रीम कोर्ट के कब्रे खोदते हैं, कभी ये। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, बिल्कुल। हम ये इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा कि सियासी जमातों के साथ ये होता रहे। उसामा, मैं लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। आई हैव अबाउट 15-20 सेकंड्स। मुझे खाली ये बता दें, इस इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? मैं इलेक्शन को जी बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं देखा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और उसकी वजह ये भी है कि अब ये सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है। आप देखते हैं कि अब मोबाइल और उसमें कैमरे अवेलेबल हैं, तो एक चीज आपके सामने आएगी। और अभी तक आप देख लीजिए, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने कभी देखा है कि इतने इतराजात आए हों? इलेक्शन कमीशन के पास 500 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और उसमें आप देख लीजिए कि जो वीडियोज आ रही हैं, मैंने जिस तरह हवाला दिया इलेक्शन कमीशन के अपने जो अफसरान हैं वो क्या कुछ लिख कर दे रहे हैं कि कदर बेबसी का इज़हार कर रहे हैं। ये बता दें, आपको लगता है उसामा सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरवीन कर सकता है इसमें मामलात में? यकीनन सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ना सिर्फ कर सकता है बल्कि करेगा। सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाकर इलेक्शंस करवाने नहीं है, वो तो डायरेक्शंस ही दे सकते हैं। उनकी डायरेक्शंस के बावजूद आप देख ही नहीं है कितना अमल दरामद हो रहा है। सही बात है, बट एटलीस्ट दे विल बी वाचिंग द होल प्रोसेस। सो बहरहाल नजरें फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट पर। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बात होगी, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।